आदरणीय नामोर जी और मित्रों, शानी हिंदी के मुसलमान हिंदी लेखक हैं। उनका एक आत्मपरक निबंध है जिसमें उन्होंने कहा है, काश में हिंदू होता। अब किसी न किसी रूप में ये काश में हिंदू होता तो नहीं, लेकिन हमारे जो मुसलमान हिंदी लेखक हैं उनके मन में कहीं न कहीं जायज़ एक तकलीफ़ है, जायज़ तकलीफ़ है। अगर जायज़ तकलीफ़ होने की सबसे बड़ा तो ये है कि हमारे समय के काला जल, असगर वजाहत का साथ आसमान, मंजूर एहतिशाम के नावल, अब्दुल बिस्मिल्लाह का नावल, इनमें से ऐसा कोई नावल नहीं है जिसे साहित्य अकादमी का अवार्ड न मिल सकता हो। कोई बात तो है। अब सच्ची बात करते हैं तो सच्ची बात करनी चाहिए, लेकिन हिम्मत की शानी ने की, और इस हिम्मत करने के जोखम थे। शानी से जो मेरी मोहब्बत हुई, जितनी आत्मीयता मेरे नसीब में थी उतनी आत्मीयता मुझे मिली, उसकी वजह शानी का ये जोखम भरा काम था। एक आदमी जो सच बोल सकता है तो उससे दोस्ती करने में खतरे नहीं होते, खतरे वहाँ ज़्यादा होते हैं जो मिठ बोली करता है। और ये इस मिठ बोली के कितने खिलाफ शानी हैं वो मैं संक्षेप में चलते चलते कहूँगा। वो सेकुलरिज्म का दौर था जो अब थोड़ा थोड़ा जाकर के ख़त्म हो रहा है। बड़ा अच्छा दौर था, नेहरू का दौर था, नेहरू युग, जो हमारा स्वप्न बन गया है अब। तो शानी ने, नामोर जी उस इंटरव्यू में थे जब उन्होंने कहा था कि प्रेमचंद ने मुस्लिम जीवन का चित्रण नहीं किया है, और ये भी कहा था कि मुस्लिम जीवन का चित्रण मैंने किया है, और अगर हिंदी में किसी ने मुस्लिम जीवन का चित्रण बहुत अच्छा किया है तो यशपाल ने, यशपाल के मुरीद, यशपाल पर फिदा उनकी पर्दा कहानी से थे। अब शानी की जो कहानियां हैं, युद्ध कहानी आपने पढ़ी, युद्ध नाम से 2 कहानियां हैं शानी की। कैरेक्टर उनमें किरदार एक ही है दोनों जगह। मैं शानी के संपादक के सामने बात कर रहा हूँ, शायद ठीक बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसा है, देखिए कभी कभी जो कम्युनलिज्म है वो बहुत इन्वर्टेड तरीके से रंग बनाता है अपने, बेमतलब परसाई का कहना, जहां अतिरिक्त है, जहां अनावश्यकता है। छद्म जब बहुत विनम्रता होती है तो छद्म होता है, वैसे जब बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म होता है तो छद्म होता है। शानी के कैरेक्टर्स ऐसे हैं कहानियों में, और मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं ऐसे। मुस्लिम कैरेक्टर्स शानी को हक था कि वो कहें कि काश में हिंदू होता। कुछ शानी निराला नहीं थे, लेकिन निराला ने एक बार कहा था, मैं भी होता ये राजपुत्र। तो शानी को हक था इस बात का, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स ऐसे हैं। कुछ ऐसे मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं युद्ध कहानी में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्रिकेट हो रहा है, हिंदुस्तान जीत गया तो मिठाई बांट रहा है वो मुसलमान कैरेक्टर सबको। इतना सेकुलरिस्ट है वो मजाक करता है अपने हिंदू दोस्तों से कि यार तुम आदमी हो कि मुसलमान। शानी ये बेलौस ईमानदारी,
उस आदमी को हक है कहने का, इस बात की शिकायत करने का कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा मतलब यह है कि 1000 साल से ज़्यादा समय है जब हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते हैं इस देश में। 1000 से ज़्यादा समय हो गया, 8वीं शताब्दी से हैं और पहले से भी हैं। हम कितना एक दूसरे को जानते हैं। मैं शानी की कहानियों के पढ़ने पहले मैं नहीं जानता था कि तकियादार किसे कहते हैं। मैं नहीं जानता था कि कलीला किसे कहते हैं। मैं फातिहा का मतलब आज तक ठीक ठीक नहीं कह सकता। और आप जानते हैं कि जो संकीर्णता होती है, उस संकीर्णता की सबसे बुराई इसलिए बयात होती है कि संकीर्णता होती जाती है। एक बार आप कहेंगे हिंदू मुसलमान, फिर कहेंगे बाभन बनिया, फिर कहेंगे बाभन में सरयू पारुन कानपुर, फिर कहेंगे छिंदवाड़े का बाभन, फिर कहेंगे बिस्नोहर बिस्कोहर का ब्राह्मण। इसलिए आत्मघाती होती है संकीर्णता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी अस्मिता का लोप करके शानी सेकुलर नहीं होना चाहते थे। वो मुसलमान थे। एकता और एक रूपता दो चीज़ें हैं। यूनिटी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक रूपता एकता की दुश्मन होती है। जो एक रूपता चाहता है वो फासिस्ट होता है, वो तानाशाह होता है। कभी कभी ये बात, मैं मूर्खता और अज्ञानता शब्द का प्रयोग नहीं करता, ये काम हम लोगों ने विष्णु खरे के कार्य क्षेत्र में रख छोड़ा है और मैं उनके अधिकार क्षेत्र में आक्रमण नहीं करना चाहता। इसलिए कभी कभी लेकिन करते हैं लोग। कहते हैं क्या कि एक जमाना ऐसा आएगा जब न कर्नाटक संगीत होगा, न हिंदुस्तानी संगीत होगा, सिर्फ भारतीय संगीत होगा। यह एक रूप था। ये इसलिए एकता, विभिन्नता, और ये विभिन्नता को बनाए रखना एक का काम होता है। वो भारतीय सेकुलर सोशलिस्ट भारत का स्वप्न वो था, नेहरू का स्वप्न ये था। और ये कि सब एक हो जाएं, सब एक तरह के हो जाएं, ये शानी इसका विरोध करते थे। वो अपनी अस्मिता को बनाए रख, जो जिसके पास अपनी अस्मिता नहीं है वो प्रेम क्या करेगा? वो कैसे दूसरे से मोहब्बत, किस तरह से जाएगा, दूसरे के पास जाएगा वो? और ये बात बहुत बड़े पैमाने पर लागू होती है, हर क्षेत्र में लागू होती है। भाषा के क्षेत्र में लागू होती है, क्षेत्रता के लेग में होती है, धर्म के क्षेत्र में लागू होती है, सब क्षेत्र में लागू होती है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात संक्षेप में, शानी की कहानियों में बिल्कुल ठीक है, गुरबत से शुरू होती है कहानी। ऐसे गरीब मुसलमान, अकारण नहीं था शानी का यशपाल की पर्दा कहानी का प्रेम। जिन लोगों ने पर्दा कहानी पढ़ी है वो जानते होंगे। जलती हुई ऐठी ईदी मैं नहीं जानता था पहले, कहानियां पढ़कर मैं ईदी, चवन्नी ईदी दी जाए, 2 पैसे की ईदी दी जाए। लेकिन उसके बाद स्वतंत्र भारत में भय के कितने रूप हैं। मुझे अगर उनकी कहानियों का कोई एक शीर्षक देना होता तो मैं यही रूप शीर्षक देता। असल में मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है शानी पर, शानी ने मुझसे पढ़ा था। नहीं ठीक है। तो उसके बाद फिर यह कि शानी ने जिद करके मुझसे कहा था कि इसका शीर्षक देना मैं मुसलमान नहीं मरूंगा। मुझे बड़ी तकलीफ से, चूंकि वो लेख मेरा शानी की मृत्यु के बाद छपा, इसलिए मैं उनकी अंतिम इच्छा का मैं पढ़ लिया था, और जो उसके बाद जाने दीजिए उस बात को। खैर, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भय के रूप। अब वो भय के रूप, लेकिन कहानी में शानी की है। देखिए, कहानी या कोई रचना क्या होती है?
एक अर्थ यात्रा होती है। हम समझते हैं कि जब कहानी खत्म हो गई, ये कोई रचना खत्म हो गई, तभी हमें उसका अर्थ का सारी धरोहर मिली। ना ना ना, कदम कदम पर अर्थ बनाती और बटोरती चलती है रचना। और एक कोई ऐसा केंद्र होता है जहां पहुंच करके पिछली सारी अर्थ यात्रा एक साथ चमत्कृत होती है, वो सार्थकता होती है। और उस सार्थकता को चित्रित करने के लिए एक छोटा सा जेस्चर, किसी कैरेक्टर का, किसी चरित्र का एक छोटा सा वाक्य, एक छोटा सा हम जिसे अनुभव कहते हैं, वो काफी होता है। उसी में सब कुछ समझ आता है, उसी में सब कुछ आ जाता है। और पूरी कहानी या पूरी रचना जैसे अपने रेशे रेशे से रस निचोड़ करके सब कुछ दे देती है।